नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बी एस डांगरा स्वागत करता हूं आपका सोल्व अप के इस नए वीडियो लेक्चर में। यहाँ आपको मिलता है हर सवाल का जवाब, वो भी बिल्कुल सरल विधि के साथ और स्टेप बाय स्टेप। यदि आपको हमारे वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि चैनल पर आप लोग नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 14.1। देखिए प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पहला है घटना ई की प्रायिकता धन घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर है। अब ये हमने नोट्स में पढ़ा है कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग कितना होता है 1, तो यहाँ कितना आएगा 1। दूसरा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। अब जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता कितनी होती है, तो उसकी प्रायिकता 0 होती है और ऐसी घटना कहलाती है, ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना, असंभव घटना। ठीक है। फिर तीसरा देखो, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, उसकी प्रायिकता 1 होती है। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है, निश्चित घटना। ठीक है। चौथा देखो, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, कोई प्रयोग है उसकी सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, तो ये 1 होता है। घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होगा 1। किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर तथा रिक्त स्थान से छोटी या उसके बराबर होती है। तो हम जानते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है तथा 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। ठीक है। तो ये पहला प्रश्न समाप्त हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि परिणाम कैसे हैं, समप्रायिक। तो हमने नोट्स में बताया था कि समप्रायिक परिणाम क्या होते हैं, ऐसी घटना जिसके घटित होने के परिणाम और घटित नहीं होने के परिणाम दोनों एक समान हो, मतलब बराबर होते हैं, ऐसे घटना के परिणाम कैसे होते हैं, समप्रायिक होते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। पहला क्या दिया है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। अब ये कैसी घटना है, इसके परिणाम कैसे होंगे। एक ड्राइवर क्या करता है, कार चलाने का प्रयत्न करता है, तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो यदि कार अच्छी है तो वो निश्चित रूप से क्या होगी, चलना प्रारंभ हो जाएगी, और यदि कार खराब है तो वो कार नहीं चलेगी। तो इस घटना के घटित होने के परिणाम और घटित नहीं होने के परिणाम दोनों समान नहीं है, इसलिए ये जो परिणाम होंगे ये समप्रायिक नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हल पहला, क्योंकि इस घटना के घटित होने और घटित न होने, मतलब कार स्टार्ट होने और कार स्टार्ट नहीं होने के परिणाम समान नहीं है, इसलिए ये समप्रायिक परिणाम नहीं। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। अब ये किस पर निर्भर करेगा कि बॉल बास्केट में जाएगी या नहीं जाएगी, उस खिलाड़ी की योग्यता पर निर्भर करेगा। यदि खिलाड़ी अच्छी होगी तो निश्चित रूप से बॉल को डाल दिए, और यदि खिलाड़ी अच्छी नहीं है तो वो बॉल को बास्केट में नहीं डाल पाएगी। तो इसके घटित होने के परिणाम और घटित नहीं होने के परिणाम कैसे हैं, अलग अलग हैं, इसलिए ये भी कैसे हैं, सांप्रदायिक परिणाम इसके भी इस घटना के भी नहीं होंगे। तो हम दूसरा लिखते हैं, इस घटना के परिणाम सांप्रदायिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके घटित होने और घटित नहीं होने के परिणाम समान नहीं होंगे। तीसरा देखते हैं, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है।
उत्तर सही है या गलत। अब सत्य असत्य का सवाल है या प्रश्न है, तो उस उत्तर के सही होने या गलत होने के परिणाम कैसे होंगे? दो ही उत्तर है, तो वो प्रश्न का उत्तर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। हमने क्या लगाया? अनुमान लगाया, तो अनुमान हमारा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो इसके परिणाम कैसे हैं? समान है। सही होने के परिणाम भी बराबर है किसके? गलत होने के। तो ये एक सांप्रायिक परिणाम वाली घटना है। तो इसमें लिखेंगे इस घटना के परिणाम सांप्रायिक हैं। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की। अब बच्चे का जन्म होगा तो वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। जितने चांस लड़का होने के उतने ही चांस लड़की होने के हैं। तो ये इस घटना के परिणाम भी कैसे होंगे? सांप्रायिक होंगे। चौथा, इस घटना के परिणाम सांप्रायिक है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 3, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? देखो, सिक्का उछालने में क्या होगा? दो परिणाम आएंगे, या तो चित आएगा या पट आएगा। दोनों परिणाम कैसे होंगे? उनके दोनों के चांस कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो वो एक सांप्रायिक परिणाम होंगे। इसलिए इस सिक्का उछालने की जो विधि है इसको क्या मानेंगे? हम न्याय संगत मानेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे क्योंकि सिक्का उछालने की घटना के परिणाम सांप्रायिक मतलब उसके घटित होने के परिणाम और घटित नहीं होने के परिणाम कैसे होंगे? समान। परिणाम सांप्रायिक होते हैं, इसलिए सिक्का उछालने की विधि को न्याय संगत विधि माना जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? हमें क्या बताना है कि प्रायिकता नहीं हो सकती, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती इन चार में से। तो यहाँ पर ये कैसी, ए वाला क्या दिया? 2/3। ये कैसे भिन्न है? ये उचित भिन्न है, इसका मान हमेशा 1 से कम होता है। तो ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। अगला देखते हैं, यहाँ कितना है? 15%। अब 15% क्या होगा? 15/प्रतिशत हटाएंगे तो 100। तो ये भी कैसी भिन्न बन गई? एक उचित भिन्न बन गई। इसका भी मान 1 से कम होगा, तो ये भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। 0.7 भी 1 से कम होता है, तो ये भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। अब यहाँ बी देखें, बी क्या है? ऋण है। तो हमने नोट में लिखा था कि प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, तो ये तो ऋणात्मक मान है, तो इसलिए किसी भी घटना की प्रायिकता ऋण 1.5 नहीं हो सकती। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? उत्तर कौन सा होगा? बी, ऋण 1.5। कारण क्या? क्योंकि प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 5, यदि P बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है? तो यहाँ लिखेंगे हम हल। क्या दिया है हमें? यहाँ लिख देंगे, दिया है PE घटना E के घटित होने की प्रायिकता कितनी है? 0.05। और PE नहीं मतलब PE बार, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हम जानते हैं
क्योंकि पी ई नहीं, क्या सूत्र है इसका, एक में से हम पी ई घटा देंगे। अब जो मान दिया वो लिख देंगे हम, पी ई नहीं हमें याद करना है, एक ऋण पी कितना दिया है 0.05, तो इसमें से इसको घटा देंगे। अब यहाँ लिखेंगे 1.00, इसमें से 0.05 को घटा देंगे, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, यहाँ होगा 9, तो 9 लिख देंगे और यहाँ कितना 0। अब ये कितना आ गया 0.95, तो पी ई नहीं कितना आया 0.95। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 6, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैला है, उसमें केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, अब यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हैं, संतरे की महक वाली है और दूसरा है नींबू की महक वाली है। तो हम यहाँ लिखते हैं हल। देखो उस थैले में कैसी है, नींबू की महक वाली ही गोलियां हैं, तो ये पहला हल करते हैं। प्रायिकता पी किसकी निकालनी, संतरे की महक वाली। अब यहाँ क्या लिखा हमने, पी संतरे की महक वाली गोली। अब देखो यहाँ पर थैले में संतरे की महक वाली गोली है ही नहीं, तो संतरे की महक वाली गोली नहीं निकलेगी, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी 0 होगी। क्यों, क्योंकि ये कैसी घटना है, यह असंभव घटना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें नींबू की महक वाली गोली है और उसमें से क्या निकल जाएगा, संतरे की महक वाली गोली। तो इसका कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि यह असंभव घटना है। ठीक है, संतरे की गोली निकलना एक असंभव घटना है और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है 0। दूसरा प्रायिकता पी नींबू की महक वाली गोली। अब देखो क्योंकि थैले में सारी गोलियां कैसी है, नींबू की महक वाली है, तो उसमें से एक गोली निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगी, नींबू की महक वाली गोली निकलेगी। मतलब ये कैसी घटना है, निश्चित घटना है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है 1। कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि यह निश्चित घटना है। ठीक है, और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है 1 होती है। तो ये प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 7, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं हल, लिखते हैं माना कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की घटना ई है। क्या मान लिया हमने कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की घटना क्या है ई। फिर हमें दिया, क्या दिया है कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, मतलब हमें क्या दिया है पी ई बार, पी ई नहीं, मतलब ई क्या माना हमने, दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की घटना। तो पी ई बार क्या होगा, जो हमें प्रायिकता दी है वो 0.992 और हमें पी ई ज्ञात करना है। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पी ई बराबर क्या होता है 1 ऋण पी ई बार। ठीक है, ये सूत्र है, इसमें मान रख देते हैं। तो पी ई बराबर 1 ऋण पी ई बार कितना दिया है 0.992। तो पी ई बराबर 1 में से इसको घटा देंगे। अब 1 के बाद कितने अंक है इधर
3 अंक है तो 3 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3, और इसमें से इसको घटा देंगे 0.992। 10 में से कितने घटाएंगे? 2, तो कितने? 8। यहाँ होगा 9, 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ होगा 9, 9 में से 9 गया तो 0, ये 0, 0 में 0 तो 0, तो कितना आया? 0.008। तो ये PE आ गया 0.008। अतः क्या लिखेंगे? अतः दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता 0.008 है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 8, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया मतलब बिना किसी बेईमानी के या बिना देखे निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, ये दूसरा है लाल नहीं हो। ठीक है, इसको हम हल करेंगे या लिखेंगे हल। क्या दिया है? लाल गेंद कितनी दी है हमें? 3। काली गेंद कितनी दी? 5। ठीक है, कुल गेंदें कितनी हो गई? 3 धन 5 बराबर 8। कुल गेंदें कितनी है? 8। हमें क्या याद करना है? पहला कि गेंद कैसी हो? लाल हो। तो यहाँ हम लिखेंगे P लाल गेंद, मतलब लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्रायिकता कैसे याद करते हैं? यहाँ ऊपर आता है अनुकूल परिणाम और नीचे कुल परिणाम, मतलब यहाँ लाल गेंद होने की अनुकूल परिणाम क्या है? लाल गेंद। तो यहाँ लिखेंगे लाल गेंद बटे में कुल गेंद। ठीक है, अब लाल गेंद कितनी है? 3 और कुल गेंदें कितनी है? 8। तो P लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी आ गई? 3/8। P लाल गेंद तो कितना आया? 3/8। ये पहला भाग इसका कंप्लीट हुआ। अब दूसरा, क्या प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें? गेंद कैसी? लाल नहीं हो। तो यहाँ लिखेंगे P लाल गेंद नहीं। ठीक है, तो हमने पहले क्या निकाल लिए? लाल गेंद होने की प्रायिकता, और अब हमें निकालनी है लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। तो ये लाल गेंद की प्रायिकता हम एक में से घटा देंगे, तो क्या होगा? 1 ऋण P लाल गेंद। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है लाल गेंद नहीं होने की, और हमने लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कर ली है। अब नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो एक में से लाल गेंद होने की प्रायिकता को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर आएगा 1 ऋण P लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी है? 3/8। तो यहाँ लिखेंगे 3/8। इसको हल कर लेंगे। 8 एकम 8, 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना? 5/8। तो कितना आ गया? P लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता कितनी? 5/8, और लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी? 3/8। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 9, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा पहला लाल हो, दूसरा सफ़ेद हो और तीसरा हरा नहीं? ठीक है, इसको हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है? लाल कंचे कितने हैं? 5 लाल कंचे बराबर 5। फिर सफ़ेद कंचे, सफ़ेद
सफेद कंचे कितने 8, हरे कंचे कितने 4, हरे कंचे बराबर 4। तो कुल कितने कंचे हो गए, तो यहाँ लिखेंगे कुल कंचे, तीनों को जोड़ देंगे 5 धन 8 धन 4, तो 5 और 8 13, 13 और 4 17, तो कुल कंचे कितने हो गए 17। अब हम एक एक करके इनको हल करते हैं। पहला क्या है, लाल कंचा कैसा हो, लाल हो, उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, मतलब P लाल कंचा। ठीक है, अब लाल कंचा ज्ञात करना है, लाल कंचा आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो लाल कंचे कितने हैं 5, तो यहाँ पहले लिख देंगे लाल कंचे बटे कुल कंचे। ठीक है, अब लाल कंचे कितने हैं, लाल कंचे 5 और कुल कंचे कितने हैं 17, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5/17। तो लाल कंचा होने की प्रायिकता कितनी आ गई 5/17। अब दूसरा क्या याद करना हमें कि कंचा कैसा हो, सफेद, तो दूसरा P सफेद कंचा, मतलब सफेद कंचा होने की प्रायिकता P बराबर, यहाँ क्या आएगा सफेद कंचे और बटे में कुल कंचे। अब सफेद कंचे कितने हैं, सफेद कंचे 8 और कुल कंचे कितने हैं 17, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8/17। तो सफेद कंचा होने की प्रायिकता कितनी हो गई 8/17। अब तीसरा क्या है, हरा कंचा नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे P हरा कंचा नहीं, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, एक ऋण P हरा कंचा। ठीक है, हमें P हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो हम एक में से P हरा कंचा होने की प्रायिकता को घटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे बराबर एक ऋण P हरा कंचा होने की प्रायिकता, तो यहाँ पर क्या आएगा हरा कंचा हरे कंचे बटे कुल कंचे। ठीक है, अब एक में से क्या घटाएंगे, हरे कंचे कितने हैं 4, ऊपर आएगा 4 और कुल कंचे कितने हैं 17, इसको हल कर लेंगे 17 एकम 17 ऋण 4/17, तो कितना आ गया 17 में से 4 घटाएंगे तो 13/17। तो हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता कितनी आ गई 13/17। देखिए प्रश्न नंबर 10, एक पिगी बैंक मतलब गुल्लक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, ₹1 के 50 सिक्के हैं, ₹2 के 20 सिक्के और ₹5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और दूसरा है ₹5 का नहीं होगा। ठीक है, इसको हम हल करते हैं, यहाँ लिखेंगे हल, फिर हमें दिया क्या दिया है 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो यहाँ लिख लेंगे 50 पैसे के सिक्के बराबर कितने 100, 50 पैसे कितने सिक्के हैं 100, फिर ₹1 के 50 सिक्के हैं, तो ₹1 के सिक्के ये कितने हैं 50। ठीक है, और ₹2 के सिक्के, ₹2 के कितने सिक्के हैं ₹2 के 20 सिक्के हैं, तो यहाँ लिखेंगे 20, और ₹5 के 10 सिक्के हैं, तो ₹5 के सिक्के ये कितने हैं 10। ठीक है, तो कुल सिक्के कितने हो जाएंगे, कुल सिक्के बराबर इन सबको जोड़ लेंगे 100
धन 50 धन 20 धन 10, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 और 50, 150, 170 और 10, 180। कुल सिक्के कितने हो गए 180। अब हम एक एक करके इनको हल करते हैं। पहला क्या याद करना हमें, 50 पैसे का होगा, वो सिक्का 50 पैसे का होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे P 50 पैसे का सिक्का, ठीक है। 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता, 50 पैसे के सिक्के और बटे में क्या आएगा कुल सिक्के, कुल सिक्के। अब देखो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और कुल सिक्के कितने हैं 180। तो ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे 180। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 10 और 18 2 से कट जाएंगे, 2 पंजे 10 और 2 9 18। तो कितना आया 5/9, ठीक है। तो 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता कितनी आ गई 5/9। अब हमें क्या याद करना है, दूसरा ₹5 का सिक्का नहीं होगा, तो इसकी प्रायिकता हम ज्ञात करते हैं। दूसरा P रुपए नहीं, ठीक है। P ₹5 का सिक्का नहीं, इसको कैसे याद करेंगे, एक में से क्या घटा देंगे, P ₹5 का सिक्का, P ₹5 का सिक्का, मतलब हमें क्या याद करना है, P 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो हम एक में से 5 रुपये होने के सिक्के की प्रायिकता को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बराबर 1 ऋण। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 रुपये के सिक्के कितने वो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ₹5 के सिक्के बटे में कुल सिक्के, ठीक है, बराबर 1 ऋण 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं और कुल सिक्के कितने 180। तो यहाँ लिखेंगे 10/180। तो ये कितना आ जाएगा 180 एकम 180 ऋण 10/180, तो बराबर कितने हो जाएंगे ये 170/180। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, कितना उत्तर आएगा 17/18। तो 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता कितनी आ गई 17/18। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हो। देखिए प्रश्न नंबर 11, गोपी अपने जल जीव कुंड मतलब जिसमें मछलियां रखते हैं उसके लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली में से एक मछली यादृच्छया उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, ठीक है। अब टंकी में कितनी मछली है 5 तो नर मछली है और 8 मादा मछली है, और उसमें से एक मछली को निकालना है बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई मछली नर मछली है, ठीक है। इसको हल करते हैं, यहाँ लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है, क्या दिया हमें नर मछली, नर मछली कितनी है नर मछली 5, ठीक है, और मादा मछली मादा मछली कितनी है 8। तो कुल मछलियां कितनी हो गई, कुल मछली कितनी हो जाएगी 5 धन 8, तो बराबर 13। अब हमें क्या याद करना है, हमें याद करना है P नर मछली होने की प्रायिकता। तो यहाँ लिखेंगे P नर मछली मतलब नर मछली होने की प्रायिकता। तो ऊपर क्या आएगा नर मछलियों की संख्या मतलब नर मछली कितनी है वो आएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा कुल मछलियाँ या कुल मछली। तो नर मछली कितनी है, नर मछली 5 और कुल मछली कितनी है 13।
तो यहाँ आ जाएगा 5/13। तो ये नर मछली होने की प्रायिकता कितनी है? 5/13। तो ये प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 12, संयोग मतलब चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। ये इस प्रकार का बना हुआ एक चक्र है और ये तीर है। इस तीर को घुमा के छोड़ दिया जाता है, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। मतलब जब ये रुकता है तो किसी एक संख्या पर जाकर रुकता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, दूसरा है एक विषम संख्या को करेगा, तीसरा 2 से बड़ी संख्या को करेगा और चौथा है 9 से छोटी संख्या को करेगा। ठीक है, इनकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो हम पहला ज्ञात करते हैं, यहाँ लिखते हैं हल। यहाँ लिखेंगे P 8 को इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब 8 कितनी बार है इसमें देखो, 8 कितनी बार है? एक ही बार है। और कुल अंक कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ऊपर तो आएगा 1, क्योंकि 8 एक ही बार है। और कुल कितने अंक है? 8। तो ये 8 को इंगित करने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/8। अब दूसरा, ये पहला हो गया, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो यहाँ लिखेंगे P एक विषम संख्या, एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। तो ऊपर क्या आएगा? विषम संख्या। ऊपर क्या आएगा? विषम संख्या। अब विषम संख्याएं कौन कौन सी है देख लो। विषम संख्या कौन सी इसमें? 1, 3, 5 और 7। मतलब 1, 3, 5 और 7। और नीचे क्या आएगा? कुल संख्याएं। कुल संख्याएं। अब विषम संख्याएं कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ ऊपर आएगा 4। और कुल संख्याएं कितनी है? कुल है 8। तो बटे में कितना आ जाएगा? 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये उत्तर कितना आया? 1/2। मतलब विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता कितनी आ गई? 1/2। अब तीसरा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो यहाँ हम तीसरा हल करते हैं। P 2 से बड़ी संख्या। ठीक है, P 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बराबर, यहाँ लिखेंगे 2 से बड़ी संख्या बटे कुल संख्याएं। कुल संख्याएं। अब देखो यहाँ 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी है? 2 से बड़ी 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी, 7 भी और 8 भी। तो 2 से बड़ी कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऊपर तो आया 6 और नीचे कुल संख्या कितनी है? 8। तो बटे में कितना आएगा? 8। इसको हम काट देंगे 2 से। तो 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो ये कितना आया? 3/4। मतलब 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता कितनी है? 3/4। अब हम चौथा हल करते हैं। 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। ये चौथा, यहाँ लिखेंगे P 9 से छोटी संख्या। ठीक है, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे 9 से छोटी संख्या। 9 से छोटी संख्या है और बटे में कुल संख्याएं। अब 9 से छोटी संख्याएं कितनी है? ये सभी 9 से छोटी संख्या है। तो 9 से छोटी संख्या कितनी है? 8। तो ऊपर तो आ जाएगा 8 और बटे में कुल संख्याएं भी कितनी है? 8। तो बटे में भी कितना आएगा? 8। तो 8 एकम 8। तो ये कितना आया? 1। तो 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता कितनी है? 1। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हो। देखिए प्रश्न नंबर 13, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा समझते हो ना, जिसमें 1 से 6 तक के अंक होते हैं।
निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या याद करना हमें? एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता, या तीसरा है एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या लिखते हैं हम? हल। ठीक है, फिर पहला हल करते हैं। क्या चाहिए हमें? एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे P एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो इसके अनुकूल परिणाम क्या होंगे? ऊपर अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं। अब देखो, एक पासा जब हम उछालते हैं तो उसमें कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं? एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, 3, 4, 5 और 6, ये 6 परिणाम उसमें आ सकता है। अब इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है वो हम यहाँ लिखते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी है? जो केवल खुद के पहाड़े में आती है। तो 2 भी है, 3 भी है और 5 भी, मतलब 2, 3 और 5, ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। और बटे में क्या आएगा? कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। इसमें कुल कितनी है? 6। तो ये कितना हो जाएगा? अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई? 1, 2, 3, तो ऊपर तो आएगा 3 और बटे में कुल संख्याएं कितनी आएगी? 6। तो बटे में 6 काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आया? 1/2। मतलब एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। दूसरा क्या है? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो यहाँ लिखते हैं दूसरा प्रायिकता कौन सी? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। ठीक है, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है वो आएगा। तो 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है? ये 2 और ये 6, इनके बीच में कितनी संख्या है? 1, 2, 3, तो ऊपर से कितना आएगा? 3 और बटे में कुल संख्या है, तो कुल संख्या कितनी है? 6, तो बटे में आएगा 6। तो ये भी काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी कितना आएगा? 1/2। तो 2 और 6 के बीच स्थित किसी संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। अब तीसरा देखते हैं, एक विषम संख्या। तीसरा P मतलब प्रायिकता इसकी, एक विषम संख्या प्राप्त करने की, एक विषम संख्या। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ऊपर विषम संख्या है, विषम संख्याएं, और बटे में कुल संख्याएं। अब देखो, इसमें विषम संख्याएं कौन कौन सी है? 1, 3 और 5, तो कितनी हो गई है? 1, 2, 3, तो ऊपर आएगा 3 और कुल संख्याएं कितनी है? 6, तो बटे में 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आएगा? 1/2। तो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता भी कितनी आई? 1/2। तो ये प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। तो ये दूसरे पार्ट में हमने प्रश्न 1 से 13 तक को हल किया है। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।